अब बच्चों हम इस अपनी न्यू बुक की फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दी है। इसमें कह रहे हैं कि टू कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग। मैंने साथ में इसकी डायग्राम भी बना दी है कि सपोज करें टू गियर हैं, एक ये वाला गियर है, एक ये वाला गियर है और ये रोटेट कर रहे हैं, कनेक्टिंग गियर हैं। ज़रा जब एक रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन की वजह से दूसरा गियर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि कनेक्टेड हैं दोनों, मतलब एक दूसरे की मोशन से इफ़ेक्ट होते हैं। अगर नीचे वाला रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से ऊपर वाले ने भी रोटेट करना है, क्योंकि इनके जॉज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, तो टू कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग, ये दोनों गियर्स हैं। द स्मॉलर गियर हैज़ अ रेडियस 0.4 मीटर, यानी ये वाला जो स्मॉलर गियर है ना, जिसके रेडियस को मैंने RS लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कि इसका जो रेडियस है RS 0.4 मीटर। आप साथ में लिख सकते हैं कि RS शोज़ द रेडियस ऑफ स्मॉल गियर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। आगे लिखा हुआ है कि एंड लार्जर गियर हैज़ रेडियस 0.7 मीटर, यानी जो बड़ा गियर है जिसकी रेडियस को मैंने RL से डिनोट किया हुआ है, तो लार्जर गियर का जो रेडियस है RL उससे क्या देते हैं, वो बच्चों आपको गिवन है 0.7 मीटर। आगे देखें, व्हाट इज़ एंगल थ्रू विच द लार्जर गियर हैज़ रोटेटेड। तो क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोगों ने एंगल बताना है, और एंगल आप लोगों ने बताना है किस गियर का, लार्जर गियर का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपसे क्वेश्चन में θL पूछा हुआ है, आप इसके साथ वर्डिंग में लिख लीजिएगा θL इज एंगल रोटेटेड बाय द लार्जर गियर, यानी बड़े गियर ने कितना एंगल रोटेट किया है उसकी सिंबल θL है। बड़े गियर ने कितना एंगल रोटेट किया है वो बताना है। व्हेन स्मॉलर गियर हैज़ मेड वन कंप्लीट रोटेशन, और कह रहा है जब स्मॉलर गियर जो है उसने वन रोटेशन कंप्लीट कर ली। देखो जब स्मॉलर गियर ने वन रोटेशन कंप्लीट कर ली है तो आपको θS मीन एंगल ऑफ स्मॉल गियर, और वो क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल गियर का जो एंगल है वो वन कंप्लीट रोटेशन है ना। तो मुझे ये बताओ कि वन कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन मैंने आपको पढ़ाए थे, 2 पाई रेडियन ना। तो स्मॉल गियर का एंगल क्वेश्चन में गिवन है, वन कंप्लीट रोटेशन मीन 2 पाई रेडियन, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं और 2 पाई रेडियन होते हैं। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आप नोट करें कि सपोज कर लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया। रेफरेंस पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ इसको वो भी आपको समझ आ जाएगा। सपोज करें ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से हम इस स्मॉलर गियर की मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्मॉलर गियर आपके पास अगर इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जो लार्जर गियर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब यहाँ से हम लोगों ने इन दोनों की मोशन को स्टडी करना शुरू किया। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि आपका ये स्मॉलर गियर रोटेट कर रहा है। जब आपका स्मॉलर गियर रोटेट कर रहा है और उसका ये वाला पॉइंट मैंने एज ए रेफरेंस लिया है, तो जब ये वाला पॉइंट दोबारा इस जगह वापस आ जाएगा तो इसका वन कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। स्मॉलर गियर जब दोबारा इस जगह पर वापस आ जाएगा तो इसका वन रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है और इसके ऊपर भी रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। ये दोनों गियर यहाँ पर स्लाइड कनेक्ट हो रहे हैं, ये बात आपको समझ आ रही है। जब नीचे वाला गियर रोटेट करेगा तो इसकी वजह से ऊपर वाला गियर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जाहिर है दोनों गियर के रेडियस सेम नहीं है। जब दोनों गियर के रेडियस सेम नहीं है तो अगर इसका रोटेशन कंप्लीट भी हो जाएगा तो रेडियस सेम ना होने की वजह से उसका अभी तक रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चा अब यूँ सोचो कि सपोज करें यहाँ से इसने रोटेट करना शुरू किया, जब ये इधर रोटेट करना शुरू करेगा, ये वाला पॉइंट किधर रोटेट करना शुरू करेगा, ऊपर। सपोज करें ये वाला रोटेट करते करते जब दोबारा इस जगह पर आ गया ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, अजम्पशन है कि ये वाला पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि आपका जो है ये वाला पॉइंट भी रोटेट कर रहा था और ये वाला पॉइंट रोटेट करते करते इस जगह पर चला गया। अजम्पशन है कि आपका वो वाला जो पॉइंट है ये रोटेट करते करते इस जगह पर सपोज करें चला गया। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ी सी बात माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि जब ये वाला गियर रोटेट कर रहा है तो इसका ये वाला पॉइंट जब दोबारा इधर वापस आएगा तो इसका ये वाला पॉइंट रोटेट करके यूँ आगे मूव कर रहा है और इसका पॉइंट इस जगह पर थोड़ा सा चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका गियर है इसने जब यहाँ से यहाँ तक मूव किया, यानी जब इसने अपना रोटेशन कंप्लीट किया है
उसकी वजह से ये भी मूव कर रहा है और इसने अपना रोटेशन कंप्लीट नहीं किया बल्कि ये यहाँ तक पहुँचा है। दोनों इसके रोटेशन कंप्लीट होने से इसका रोटेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन दोनों के रेडियस सेम नहीं है। अगर इन दोनों के रेडियस सेम होते तो जब इसका रोटेशन कंप्लीट हुआ था तो उसका रोटेशन भी कंप्लीट हो जाना था। तो देख लें अभी इसका जो रोटेशन है वो मैंने शो किया है कि कंप्लीट नहीं हुआ। इसने अपने इस रोटेशन के दौरान ये जो आर्क लेंथ कवर की है, यानी इसने जो क्या कवर की है, आर्क लेंथ कवर की है, उसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। इसने अपने इस रोटेशन के दौरान जो आर्क लेंथ कवर की है उसको डिनोट हम किससे कर रहे हैं, एस से कर रहे हैं। अगर हमें ये आर्क लेंथ पता चल जाए तो हम इसका एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियस तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो हमें इस केस में सिर्फ ये वाली आर्क लेंथ चाहिए, ठीक है। अगर ये आर्क लेंथ कैलकुलेट हो जाए तो हम इसका एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितने डिग्री एंगल आगे शिफ्ट हुआ है ये वाला पॉइंट, ठीक है। आर्क लेंथ को बच्चे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको इस स्मॉलर स्फेयर के ऊपर अप्लाई करें, यानी स्मॉलर स्फेयर के लिए लिखें, तो एस इज़ इक्वल टू आर के साथ भी एस लिख दिया और थीटा के साथ भी मैंने एस लिख दिया, यानी आर एस इक्वल टू थीटा एस हो जाएगा। मैंने एस के साथ इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि जब इसने अपना रोटेशन कंप्लीट किया है ना, यानी जब इसने अपना रोटेशन कंप्लीट किया है तो जितनी इसकी आर्क लेंथ बनी होगी, यानी जितनी इसकी क्या बनी होगी, आर्क लेंथ बनी होगी, वो आर्क लेंथ इस आर्क लेंथ की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात को समझ आ गई कि इसने अगर वन रोटेशन कंप्लीट किया है, उस वन रोटेशन कंप्लीट करने से ये वाला पॉइंट इस जगह से इस जगह शिफ्ट हुआ है। तो अगर आपको इस आर्क लेंथ का नहीं पता तो आप इसकी कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लें। इसकी कंप्लीट रोटेशन में क्या कैलकुलेट करें, आर्क लेंथ। तो इसकी कंप्लीट रोटेशन की जो आर्क लेंथ होगी वो इस आर्क लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस जगह से इस जगह पर जो गया है, किसकी वजह से गया है, इसकी वजह से गया है ना। इसने रोटेट किया है इस स्मॉल गियर की वजह से, ऊपर वाले गियर ने रोटेट किया है। तो अगर आप लोगों ने इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या करें, इसकी कंप्लीट रोटेशन में जितनी इसने आर्क लेंथ कवर की होगी उतने ये वाला डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसकी रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो बात आपको समझ आ गई। अब यही इसमें की पॉइंट था कि हम इसकी कंप्लीट रोटेशन की आर्क लेंथ निकालेंगे और वो आर्क लेंथ इस आर्क लेंथ के बराबर होगी, बस बात हल होगी। अब बच्चों हमें एस की वैल्यू चाहिए। एस हमें समझ आ गया कि कॉमन है। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, आर एस आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.4 मीटर और जो थीटा आपको सिस्टम इंटरनेशनल में गिवन है वन कंप्लीट रोटेशन का वो 2 पाई रेडियन है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो एस इज़ इक्वल हो जाएगा 0.8 पाई मीटर। और ये आपको समझ आ गया, ये इस स्मॉल स्फेयर ने कंप्लीट रोटेशन में एस कवर किया है और लार्जर का यहाँ से यहाँ तक ये वाला एस दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे वो आपको मैं समझा चुका हूँ। अब बच्चों हम बात करते हैं लार्जर गियर की। अगर इसी फार्मूले को लार्जर गियर के लिए लिखें, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, इस साथ भी एल लगा दें, इसके साथ भी एल लगा दें, ये एस तो कॉमन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका कंप्लीट रोटेशन है और उसका यहाँ से यहाँ तक रोटेशन, लेकिन एस की वैल्यू दोनों की बराबर है। हमें यहाँ से लार्जर गियर का एंगल चाहिए ना, यानी हमें इसका यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल चाहिए। तो थीटा एल लार्जर गियर का एंगल इज़ इक्वल टू एस बाई आर एल हो जाएगा। अब एस अभी हम लोगों ने बच्चों कितनी कैलकुलेट की है, 0.8 पाई डिवाइडेड बाई लार्जर गियर का रेडियस आपको गिवन है 0.7, इसको यहाँ पर मैंने 0.7 पुट कर दिया। और थीटा ऑफ लार्जर गियर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास 3.6 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल का फार्मूला है। इस फार्मूले से जब भी एंगल निकालेंगे तो वो रेडियन में ही आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3.6 रेडियन होगा, जो इस लार्जर स्फेयर ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कवर किया है। बच्चों मैंने आपको जब न्यू बुक का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि न्यू बुक में उसने बहुत सारी एग्जाम्पल के साथ 2 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक उसने नाम असाइनमेंट का दिया है और एक उसका नाम उसने एक्सटेंशन एक्सरसाइज का दिया है। तो हम जो फर्स्ट एग्जांपल है अब उसकी पहले एक्सटेंशन एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज में उसने ये लिखा हुआ है कि इसी के साथ एक्सटेंशन में व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द लार्जर गियर हैज़ रोटेटेड। कहते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर तो रेडियन में कैलकुलेट किया है, तो आप क्या इस एंगल को रेडियन में कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो रेडियन में ये एंगल कितना बनेगा, इसको रेडियन में एक्सप्रेस करें। तो इस एक्सटेंशन एक्सरसाइज का जब आप आंसर करेंगे तो आप लिख लेंगे थीटा एल हमें पता है ऑलरेडी, वो कितना आ रहा है 3.6 रेडियन है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करवाया था कि 1 रेडियन जो होता है ना वो इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री के। तो इससे हम इजीली रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। तो इस फार्मूला में जो रेडियन लिखा हुआ है उस रेडियन की जगह पर हम 57.3 डिग्री अगर लिख देंगे तो यही रेडियन का एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा एल इक्वल टू 3.6 इंटू इस 1 रेडियन की जगह पर 57.3 डिग्री आप लोगों को लिख देना है। तो 1 रेडियन की जगह पर आप लोगों ने 57.3 डिग्री लिख दी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 206.28 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि लार्जर गियर के अगर हम एंगल की बात करें तो 206.28 क्या आ रहा है, डिग्री की इक्वल आ रहा है। आपने ज़रा नोट किया होगा मैंने इसीलिए इस एंगल को अगर यहाँ तक मैं लाइन लगाता ना तो तकरीबन ये वाला पॉइंट जो है तो ये 180 बनना था। तो मैंने थोड़ी सी लाइन 180 से भी आगे लगाई है क्योंकि मुझे आइडिया था कि एंगल उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो 206.28 क्या होगा, डिग्री की इक्वल होगा। ठीक है, ये मुझे तो पता था इसका आंसर ये है ना, मैंने इसलिए इस तरह डायग्राम बना दी थी। आप तो ना भी बनाएं तो इससे इस लाइन को ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनिशियली, लेकिन जब आप एक दफ़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट की पोजीशन कौन सी होगी। मुझे तो पहले पता था क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो इसलिए मैंने पहले इस लाइन को यहाँ पर लगा दिया था। आपको तो नहीं पता होगा शुरू में ये पॉइंट कितना रोटेट करेगा, हमें बस एक लॉजिक पता होगी कि इसकी कंप्लीट रोटेशन का जो एस होगा और इसका एस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। बस ये आपको हिंट पता था। तो आप ये वाली लाइन कहना ये चाह रहा हूँ एंड पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो एंगल डिग्री में होगा 206.28 क्या हो जाएगा, रेडियन की इक्वल हो जाएगा। आपको बच्चों याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री की इक्वल होगा। आप लोगों ने मुझे एक छोटा सा आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में सेंड करना है कि 1 रेवोल्यूशन जो होगा, यानी 1 रेवोल्यूशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। तो एक छोटी सी आप लोगों ने मुझे चीज़ कैलकुलेट करके देनी है कि 1 रेडियन जो होगा वो कितने रेवोल्यूशन के इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई। हम लोगों ने लिंक किया हुआ है रेडियन को डिग्री के साथ। हमें ये पता है कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, तो आपने मुझे बताना है कि 1 रेडियन जो है वो कितने रेवोल्यूशन की इक्वल होगा। ये आपने लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करना है। अब बच्चों हम इसी एग्जांपल के साथ पेज नंबर 6 पे एक असाइनमेंट गिवन है, उस असाइनमेंट को करते हैं। बुक में जितनी असाइनमेंट्स हैं उनके आंसर आपको गिवन है। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के यूजली आंसर गिवन नहीं होते, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट्स के आंसर गिवन है। तो आपका अगर आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन ठीक किया है। लेकिन जो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं और असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन जो हैं वो बुक पूरी में गिवन नहीं है। तो हम असाइनमेंट नंबर 1 अपनी करते हैं। इसमें कह रहे हैं पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर। एक पुली है जिसके रेडियस 0.9 मीटर है। मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाकर इसको स्केच भी कर दिया बोर्ड पे। तो यूँ समझ लीजिए एक पुली लगी हुई है जिसका रेडियस 0.9 मीटर है, यानी इस पुली का रेडियस 0.9 मीटर है। इज़ यूज टू लिफ्ट अ बकेट फ्राम द वेल। ये एक वेल है, ये आपका वेल है। इससे खूबसूरत वेल मुझसे बनता नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी अजीब सी है, ठीक है। तो ये एक वेल है जिसके अंदर ये आपके पास बकेट, बी स्टैंड फॉर बकेट, ठीक है। ये बकेट है और ये वेल के अंदर बकेट पड़ी हुई है। कहता है टू लिफ्ट अ बकेट फ्राम द वेल ऑफ। अब वो कहते हैं कि एक पुली है उसका रेडियस 0.9 मीटर है और ये पुली किस काम के लिए यूज़ हो रही है, टू लिफ्ट अ बकेट फ्राम द वेल। इस वेल में से इस बकेट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए हम इस पुली को यूज़ करेंगे। इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर द पुली। कहते हैं कि जो पुली है ज़ाहिर है जब हम इस पुली की मदद से इस बकेट को ऊपर पुश कर रहे होंगे तो ये पुली रोटेट करेगी अपने एक्सेस के राउंड। और जब पुली अपने एक्सेस के राउंड रोटेट कर रही है तो इसने टोटल जो रोटेशन कवर किए हैं वो कितने 3.6 रोटेशंस कवर किए हैं। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बकेट सरफेस के ऊपर आ रही है उस वक्त हमें इस पुली के टोटल नंबर ऑफ रोटेशन गिवन है। और कितने रोटेशन है 3.6 रोटेशन है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आपको जो एंगल गिवन है वो रोटेशन की फॉर्म में गिवन है। आपको कह रहा है 3.6 रोटेशन है। अब बच्चों आपको याद होगा कि जो 1 रोटेशन होता है, 1 रोटेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, 1 रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं। तो हम पहले ये काम करते हैं ना क्वेश्चन में अपने रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो रेडियन में आएंगे। तो 1 रोटेशन 2 पाई रेडियन है।
तो थीटा इज़ इक्वल टू 3.6, इस रोटेशन की जगह पर इसको लिख दो 2 पाई रेडियन। पाई की वैल्यू अब सबको याद है कितनी होती है 3.14, तो इसको भी पुट कर दो, पाई इक्वल टू 3.14 इसमें पुट करें तो ये बचूंगड़ो बन जाएगा थीटा इक्वल टू 3.6 सॉरी 2 × 3.14 और यूनिट इसकी रेडियन होगी। ठीक है, अब अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो मुझे बताओ ना जल्दी से क्या आंसर बनेगा। 22 पॉइंट क्या कह रहे हो 608 रेडियन सर। ठीक है ठीक हो गया जी बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 22.608 रेडियन। इस पुली ने टोटल एंगल कवर किया है। कब एंगल कवर किया है दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, यानी इस वाटर को वेल से बाहर लाने के लिए, यानी यहाँ तक लेकर आने के लिए इसने जो टोटल एंगल कवर किया है वो ये वाला एंगल था। हाउ डीप इज़ द वाटर इन द वेल, पूछ रहे हैं कि ये जो वाटर है वो वेल में कितनी डेप्थ के ऊपर है, यानी ये आप लोगों से इसकी डेप्थ पूछ रहे हैं। डी लिखते हैं एच लिखते हैं, बात एक ही है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी डेप्थ बताएं कितनी होगी। एक छोटी सी चीज़ ज़रा ये सोचें, जब हम इस बकेट को ऊपर मूव करवा रहे थे तो ये जो पुली थी वो अपने एक्सेस के राउंड यूँ रोटेट कर रही थी, यानी पुली अपने एक्सेस के राउंड रोटेट कर रही थी, और इस जो बकेट है उसका जो वायर कनेक्ट है वो इस पुली के ऊपर यूँ वाउंड होती जा रही थी। ठीक है ना, और जब ये बकेट आउट ऑफ द वेल आ जाएगी, ठीक है, तो अगर हम ये कर लें कि इस रोप की लेंथ निकाल लें, जो लेंथ इसके ऊपर बाउंड होती जा रही है, अगर हम इस रोप की लेंथ निकाल लें जब ये बकेट आउट ऑफ द वेल यानी यहाँ पर जब आ जाए, तो इस रोप की जो लेंथ होगी वो बच्चों इस वेल की डेप्थ के बराबर नहीं होगी। ये वो कह रहे हैं हाउ डीप इज़ द वाटर इन द वेल, कि आप लोगों ने टोटल वेल की डेप्थ सॉरी नहीं बतानी, आप लोगों ने उस वेल में जो वाटर है ना उसकी डेप्थ बतानी है। तो ज़ाहिर है यहाँ से उसने हमने इमेजिन किया बकेट फिल की है, तो आपको ये वाली डेप्थ चाहिए कि उस वेल में वाटर की डेप्थ कितनी है। वेल की डेप्थ तो यहाँ तक होगी ना, हम लोगों ने वाटर की डेप्थ बतानी है ना, तो बकेट जहाँ से वाटर शुरू हुआ वहीं से उसने बकेट फिल की। अब हमें यहाँ से यहाँ तक डेप्थ चाहिए, तो हमें पता है कि जब ये बकेट ऊपर जाएगी तो इस बकेट की ये जो रोप की लेंथ है, यानी बकेट के साथ जो वायर कनेक्ट है उसकी ये जो लेंथ है वो किधर जाएगी, वो उस पुली के ऊपर बाउंड हो जाएगी। अगर हम किसी तरह से इस रोप की लेंथ निकाल लें जो उस पुली के ऊपर क्या हो रही है, बाउंड हो रही है, कब तक बाउंड हो रही है, जब तक बकेट आउट ऑफ द वेल नहीं आ जाती, तो उसी रोप की जो लेंथ जो इस पुली के ऊपर बाउंड होगी वो लेंथ आपके पास उस वेल में वाटर की डेप्थ के क्या होगी, इक्वल होगी। बहुत आसान सी बात कि इस रोप की आप लोगों को लेंथ चाहिए, और ये लेंथ अब हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये रोप अब उस पुली के ऊपर क्या हो रही है, बाउंड होती जा रही है, और जब ये बकेट यहाँ तक पहुँची है उस वक़्त हमें ये चीज़ पता है कि जो पुली है उसने टोटल एंगल जो रेडियन में कवर कर लिए हैं वो 22.608 रेडियन कवर कर लिए हुए हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा इसका रेफरेंस देता हूँ। मुझे एक बच्चों बात बताओ कि ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आर्क लेंथ एस है। ज़रा खुद सोचो, जैसे जैसे ये आपका एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा तो साथ साथ ये आर्क लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी ना। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतनी आर्क लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो एंगल है इस एंगल का उस आर्क लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। यानी जितनी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी उतना एंगल ज़्यादा होगा, या यूँ कह लें जितना एंगल ज़्यादा होगा आर्क लेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। बस इसी अप्रोच को यूज़ करके हमें इसका रोटेशन तो पता है ना, कितने डिग्री इसने रोटेट की है, सॉरी रेडियन कितने रोटेट की है, वो रोटेशन में गिवन था, हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर रोप की जो लेंथ है, इस रोप की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर आर्क लेंथ की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, S इज़ इक्वल टू आर थीटा, और ये S यहाँ पर इस रोप की लेंथ को शो कर रहा है जो इसके ऊपर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है जब एंगल ये वाला थीटा कवर हुआ है। यानी थीटा कितना है 22.608 रेडियन। तो इस एंगल के लिए ये आपके पास उसकी टोटल आर्क लेंथ आ रही है। टोटल आर्क लेंथ तो सर्कल के सेंस में बोल रहा हूँ, इस डायग्राम के लिए बोलूँगा तो उस वायर की टोटल क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी बच्चों। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें यहाँ से क्या चाहिए, S चाहिए। आर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.9 इंटू
22.608 वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। ये रेडियस ऑफ पुली आपको गिवन है 0.9 और 0.9 को थीटा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 20.3 मीटर। अगर इसको आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। ये जो एस बचे हैं ये आपके पास एस दो चीज़ों को शो कर रहा है। एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये उस रोप की लेंथ को शो कर रहा है जिसके ऊपर बाउंड हो रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये शो कर रहा है उस वेल की किस चीज़ को, डेप्थ को। तो आप एंड पे लिख देंगे कि एस शोज डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, आप लोगों ने क्या बतानी, हाउ डीप इज़ द वाटर इन द वेल। तो आप लोगों ने डेप्थ ऑफ वाटर बतानी थी, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर जो बनेगी वो कितने मीटर होगी, 20 मीटर आपके पास होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।